heard that from just about every party. Now, at the moment with us, our very old friend Nazir Hussain Saab of the Indian National Congress. Nazir Hussain Saab, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार. Jai Hind sir, Jai Hind, Jai Bhavani, Har Har Mahadev. Namaskar sir, thank you so much for joining us. नमस्कार. तो 14 तारीख को सर न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और अभी अभी 2 दिन पहले वहां पर फिर दोबारा हिंसात्मक गतिविधियां हुई हैं जिसमें 3 या 4 लोगों की मौत हुई है. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको मणिपुर से शुरुआत करने की इजाजत ही ना मिले राहुल गांधी जी को? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम कि इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर ये मालूम है कि न्याय यात्रा शुरू जरूर होगी. और न्याय यात्रा उन लोगों के लिए है. ये कहने और सुनने में बहुत आसान है, मगर जिसने ये पीड़ा झेला है, जो वो तकलीफात देख रही हैं, उनके लिए आसान नहीं है. वो मणिपुर की महिलाएं की इज्जतों को जब लूटा गया, तमाम आपके चैनलों ने, हिंदुस्तान की तमाम मीडियाओं में बहुत देर से आई, मगर जब उनकी अस्मिताओं को लूट रहे थे तब तमाशाएं बिन के पूरे देश देख रही थी, तब सबकी आंखें नहीं दिख रही थी. उनको न्याय दिलाने का ये यात्रा है. उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए यात्रा है. उन बेरोजगारों को रोजगार मिले, उनको न्याय मिले, उनके लिए यात्रा है. उन किसानों जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो अपनी हालात से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए यात्रा है. उन महिलाओं के अस्मिता जो बनारस में लूटी जा रही है, मुंबई में लूटी जा रही है, तमाम उन महिलाओं को न्याय दिलाने की वो यात्रा है. वो यात्रा को कोई रोकता है तो समझिए हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला करता है, हिंदुस्तान के उन अस्मिताओं पे हमला करता है जो मणिपुर में उस दिन घटनाएं घटी, जो आज भी मणिपुर जलने के खाक के तब्दील होती चली गई. उस अस्मिताओं को बचाने के लिए जो राहुल जी का यात्रा है, उसके ऊपर कोई हमला करता है तो हिंदुस्तान के सभ्यता पर, उस मणिपुर के अस्मिता पे हमला करता है. तो उस न्याय यात्रा को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री राहुल गांधी जी ने उठाया. ये आसान नहीं है. 6200 किलोमीटर का यात्रा, कहीं बस से है, कहीं पैदल है, कभी धूप है, कहीं गर्मी है, कहीं सब. वो किसके लिए? वो यात्रा इस हिंदुस्तान की आवाम के लिए है. वो यात्रा यहाँ के इंसाफ दिलाने के लिए है. वो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारियों को अपनी जिम्मेदारी के याद दिलाने के लिए है कि तुमने कहां कहां अन्याय की है. मैं बोलता हूं, सिर्फ धर्म के चश्मे से अगर आप देखने लगेंगे तो ये हिंदुस्तान दिखेगा ही नहीं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है. आज हिंदुस्तान में राम जी की मंदिर की सारी जगह चर्चा है. भगवान राम की मंदिर बन रही है, हमें खुशी भी है. अगर यहाँ ना मंदिर बनेगी तो क्या सऊदी अरब में बनेगी? मंदिर बननी चाहिए. पर उन मंदिर के पीछे उन मणिपुर के बेगुनाहों की, उन गुनहगारों को सजा कब मिलेगी, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है. उस मंदिर के पीछे जो वहां मणिपुर में जो महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उस अस्मिता को बचाने के लिए क्या आवाज हिंदुस्तान से उठी? मैंने नहीं देखा. मुझे एक बार मैंने कश्मीर में जरूर देखा, एक बलात्कारी के लिए तिरंगा झंडा लेके कोई रोड पे रैली निकाल रहा था, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी. वो किस हक से बात कर सकती है न्याय और अन्याय की? वो जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, जहां माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं, माँ सरस्वती के रूप में पूजते हैं, माँ लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, उस देश में महिलाओं की इज्जत पे हमला हुआ, ये सरकार खामोश रही. उसके लिए ये न्याय यात्रा है. ऐसे लोगों के लिए न्याय ना करे तो किसके लिए करे? तो ये हमारा सवाल इस देश की आवाम से भी है, ये सरकार से भी है. हार और जीत चलती रहेगी, मगर ये देश बची रहनी चाहिए, ये देश की इज्जत बची रहनी चाहिए, ये देश बचा रहना चाहिए. न्याय और अन्याय अलग चीज है, मगर अस्मिताओं पे हमला होगा तो ये न्याय यात्रा निकल के रहेगा. जितनी ताकत लगाना है लगा लो, ये यात्रा आप नहीं रोक पाओगे. नारी शक्ति अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मोदी साहब आज केरल में थे, बोले महिला सशक्तिकरण के लिए जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मोदी जी के गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने वाले गारंटी, मोदी जी का कहना है. बोले कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मोदी जी ने ट्रिपल तलाक जैसे कानून लाए, जो महिला, मुस्लिम महिला, आज केरल में बोले, केरल में था मोदी जी के सभा, ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को जस्टिस दिलाया नरेंद्र मोदी जी ने. महिला सशक्तिकरण, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शंस, 11 करोड़ पाइप कनेक्शन, आज मोदी साहब ने गिनाए ये सब. 12 करोड़ शौचालय बनाए महिला बेनिफिशियरी,
सैनिटरी पैड्स 1 रुपए में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सरकार ने बांटा है। 60 लाख केरल के जो महिला हैं उनको अकाउंट खोलने में मोदी साहब ने मदद की है। मैटरनिटी लीव 26 वीक्स मोदी साहब ने किए। तो ये सब मोदी साहब ने गिनाए, कितना महिलाओं को सशक्तिकरण का जो मोदी साहब ने किए। महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से बोले कांग्रेस 27 साल सोचते रहे, हमने 2 दिन में ये पूरा चीज कर लिया। तो ये केरल में था, केरल में आज उनका लंबा चौड़ा दौरा था। बोलिए बोले नसीर हुसैन साहब, बोलिए बोलिए। ये सिर्फ 2 दिन में कर दिया उन्होंने? हाँ ठीक है, उन्होंने जो अपनी प्रचार और ये जो इलेक्शन की एडवर्टाइजमेंट है, मैं ठीक है, उनकी इज्जत है, प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं पूरी रिस्पेक्ट है, मैं उनकी बात को काटता नहीं हूँ। और विपक्ष की काम भी नहीं है कि उनके अच्छाई को हम यहाँ गिनाएं, ना ये मीडिया का काम है। अच्छाई उनकी है, बेशक है, उनके पास हजारों करोड़ों का बजट है, वो प्रचार करें, उसको एडवर्टाइजमेंट करें, जनता को दिखाएं। विपक्ष का और मीडिया का एक ही रोल होता है, जो कमी है हम उसको दिखाएं। ये आपने पत्रकारिता जगत में भी पढ़ा होगा, हमने भी ऑपोजिशन में रहकर ये सीखी है। तो हमने ये जानते हैं कि हम उस सवाल उठा रहे हैं। आपने जितनी चीजें गिनाई वेलकम है, उसकी मैं स्वागत करता हूं, मगर क्या उनके वजह से जो महिलाओं पे अत्याचार हो रही है वो सवाल है या नहीं? जो आज बताइए, आपने इतना सारा एडवर्टाइजमेंट गिनाया, इतनी अपनी कामें गिनाई, जो भारत सरकार की योजनाएं है वो आपने गिनाया, बहुत बढ़िया। उसके लिए आपके पास बजट है, आप प्रचार के थ्रू भी बता सकते हैं देश को। मगर मैं एक बात याद दिलाता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो महिलाओं के साथ बलात्कार होता है वो किस पार्टी के नेता लोग हैं? उस महिलाओं के अस्मिता को लूटने वाले कौन लोग हैं? प्रधानमंत्री एसपीजी प्रोटेक्टर है, उनके नजदीक तक पहुंचने वाले वो आईटी सेल के नेता कैसे पहुंच जाते हैं? उनको पास दिलाने वाला कौन होता है? क्या उस महिलाओं के अस्मिता पे हमारे प्रधानमंत्री ने कभी आवाज उठाई? मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि हिंदुस्तान की आवाम जब दिल्ली में किसी बलात्कारियों के लिए जब रोड पे खड़ी होती है तो आज क्यों वो खामोश हो गई? क्यों आज वो शांत होकर बैठ गई? क्यों नहीं उस बलात्कारियों के लिए रोड पे उतर के उसके फांसी की मांग की गई? कौन लोग थे उनको? मैं इन अच्छाइयों को मैं वेलकम करता हूं, तो इन बुराइयों को गिनाने का भी काम करेगा तो ये कांग्रेस पार्टी सैयद नासिर हुसैन जरूर उठाता रहेगा, क्योंकि अस्मिताओं पे हमला ये आसान नहीं है। आपकी अच्छाई बहुत हो सकती है, मगर जो महिलाओं पे हमला हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? महाराष्ट्र में दिल्ली में हमला हुआ। नासिर साहब एक सेकंड, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अभी बोला है प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये गौर फरमाने लायक। यस। निर्भया का जब हत्याकांड हुआ, गैंगरेप हुआ, हत्याकांड हुआ, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग मोमबत्ती लेकर के, वो जो उस वक्त का जो अमर जवान ज्योति थी उसको भी अब चेंज कर दिया गया, आगे लेके आए हैं उसको। वहां पर लोग बैठ गए, न जाने क्या कुछ किया। उसके बाद जो जितने बलात्कार हुए, उसके बाद न जाने उससे भी ज्यादा घिनौने बलात्कार हुए, उसके ऊपर कोई बाहर क्यों नहीं आया? नासिर साहब, आपको क्या लगता है? What happened to all those crowds? What happened to all those candlelight holding people? कहाँ गए वो लोग? I really would like to know. I am from Delhi. मैं ओरिजिनली दिल्ली का हूँ साहब, आप जानते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ वो लोग कहाँ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जब ये रोड पे जो लोग उतर रहे होते हैं ज्यादातर राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं, या मैं उनपे क्वेश्चन है ही नहीं मेरा कि ये कौन लोग। अगर उन्होंने आवाज उठाई तो मोस्ट वेलकम था। उन्होंने आवाज उठाई, शीला दीक्षित या हमारी सरकार को जगाने का काम किया, उन्होंने बेहतर काम किया, उसके लिए मुझे कोई गिला नहीं है। बट आज वही आवाम अपनी आंखों के सामने ये सारा तमाशा देख रही है। दिल्ली की आवाम छोड़ दीजिए, बनारस की आवाम नहीं निकलती है। वो कौन बनारस के लोग हैं जहां पे हिंदुओं की कल्चर है, अस्मिता है, तमाम मंदिरें हैं, पवित्र जगह है, सारी दुनिया वहां सर झुकाने आती है। आज वहां के लोग भी खामोश हो गए। प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा ट्रेजरी हो जाता है और दुनिया बोलने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता बोलने को तैयार नहीं। क्यों? आज मैं आपको बताता हूं, जब 1908 से पहले ये देश गुलाम था तब भी लोग रोड पे नहीं आ रहे थे। जब गांधी जी यहाँ आते हैं तब उन्होंने नेशनलाइज बनाया, लोगों को आंदोलन से जोड़ा कि देश के। पर आज देख लीजिएगा, मैं आपको बजाज भाई बहुत उम्दा बात कहता हूं, धर्म का कार्ड खेलेंगे,
तो देखिएगा हजारों लोग रोड पे आ जाएंगे। कभी अपने बेरोजगारी के लिए वो रोड पे नहीं आएंगे। कभी आप रिजर्वेशन का, मराठा समाज का रिजर्वेशन हो, ओबीसी समाज का रिजर्वेशन हो, माइनॉरिटी का रिजर्वेशन या कोई सी भी कास्ट का रिजर्वेशन हो, लाखों लोग रोड पे आ जाएंगे। कभी अपनी महंगाई पे वो रोड पे नहीं आएंगे। कभी अपने बहनों को अस्मिता बचाने के लिए रोड पे नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं सवाल करना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है, वो अंग्रेजों से उन्होंने सीखा है, अगर धर्म का कार्ड खेलना है तो लंबा खेलो, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम सिर्फ अपने हक और हकूक को मांगने नहीं आएगी। धर्म का कार्ड अगर खेलोगे तो ये रोड पे आते रहेंगे। जो अपनी बेरोजगारी को भूल जाएंगे, अपने बहनों पे इज्जत हो लूट रही होगी वो भूल जाएंगे। किसी समाज का एयरपोर्ट पे अगर एक नाम ना आ जाए, उस समाज के लोग पूरे रोड को जाम कर देंगे। लाखों, ना जाने हिंदुस्तान में कितना बड़ा आंदोलन करा, पर मां बहनों की इज्जत लूटती रहेगी, लोग रोड पे नहीं आएंगे। मणिपुर की इज्जत लूट गई, आपने नहीं देखा कोई आंदोलन इस देश में? एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सवाल करना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? क्या वो हमारी माँ बहनें नहीं है? मैं बार बार कहता हूं, उस महिलाओं में अपनी बहन को देखो, उन महिलाओं में अपनी माँ को देखो, तब उसकी पीड़ा को तुम समझोगे, वरना उन्हें नहीं समझ सकते हो उसकी पीड़ा पे क्या गुजरी होगी। अपने तकलीफ से पूछो, अपने दुख से पूछो, क्यों है ये? मैं वही कह रहा हूं, ये नफरत की आग जो बो दी गई है, सिर्फ नफरत की आग है, धर्म की बात है। मुसलमानों को भला बुरा कहो, ये तुम्हारी मैं कहता हूं, एक नासिर हुसैन गलत हो सकता है, एक दूसरा इंसान मुस्लिम गलत, पूरी समाज गलत नहीं हो सकती है। मगर आपके चैनल पे आ जाए या दूसरे चैनलों पे आ जाए, लोग कहेंगे कि मुसलमान गलत है। अरे मुसलमान कैसे गलत हो गया? इस्लाम कैसे गलत हो गया? मैं बार बार पूछता हूं। चंद लोग गलत हो सकते हैं, क्या पूरे मुसलमान कम्युनिटी ने कभी मंदिर मस्जिद की बात की? कभी मुसलमान कम्युनिटी रोड पे आके उस मंदिर का विरोध किया? तो कैसे मुसलमान गलत हो गया? ये सवाल पूछता है। उस मुसलमानों की बात पे तुम तकलीफ है, मगर उस महिलाओं के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं जो मणिपुर में लूटी गई, बनारस में लूटी गई, महाराष्ट्र में लूटी गई, आज जयपुर में लूटी गई। तमाम दिन बलात्कारियों से अखबार की पूरी पेपर भर जाती है, पर लोगों के आंखों में आंसू नहीं आ रही है। लोगों के दिल उसका भरता नहीं है। उन्हें पता नहीं कौन सी नशा खिला दी गई। तो फिर ये बताइए नासिर साहब, ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है जो आप बोल रहे हैं, इसमें कोई वाद विवाद की बात नहीं है। लेकिन इससे सवाल ये उठता है, फिर कांग्रेस को क्या करना चाहिए? अभी इसके पहले आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, पूरी बात सुन रहे सर। यही भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली, जबरदस्त थी। वी वर ऑल वेरी इंप्रेस्ड। वी आवरसेल्व्स एक्सपेक्टेड द कांग्रेस वुड डू रियली वेल। जो 3 स्टेट में आप चुनाव हारे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा था यार 2 स्टेट तो पक्का जीतेंगे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। यहां पर एक बार नहीं 10 बार हम लोगों ने कहा भी है, मैंने अपने खुद जबान से कहा है। तो आप ये बताइए, लोगों को जगाया कैसे जाएगा, बताएं नासिर साहब। मैं कहता हूं, अभी एग्जाम्पल, मेरी जितनी राजनीति सोच है मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। मेरी सोच बहुत छोटी है, मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। ये इंडिया अलायंस अभी आप देख रहे हैं बन रहा है। आपको पता है इंडिया अलायंस में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान है तो वो कांग्रेस पार्टी को। जितनी मेरी सोच है, मैं बहुत छोटा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आई एग्री विद यू टोटली। मैं कह रहा हूं, इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलना, पर एक देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम यूनाइट हैं, हम आपके लिए हम, क्योंकि हम बार बार कहते हैं हम क्रांतिकारी पार्टी, हम अपने सत्ता के लिए नहीं लड़ते, हम इस देश को बचाने के लिए भी लड़ते हैं। देश की सभ्यता, कल्चर, सेकुलरिज्म, हर कम्युनिटी को बचाने, महिलाओं की अस्मिता के। तो ये इंडिया अलायंस बना के इस देश को मैसेज देना चाहते हैं कि हम भले सीट हमारी कम आ जाए, उनकी ज्यादा आ जाए, हम अपनी कुर्बानियां सीटों की देंगे, मगर इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। नहीं तो धर्म की कार्ड में ये देश जलता चला जाएगा, लोग जलते चले जाएंगे, कोई अपनी हक की हकूक की बात नहीं करेगा। बात बड़ी बड़ी होगी मगर कुछ किसी के लिए मिलने वाला। उसी के लिए राहुल गांधी ने ये न्याय यात्रा निकाला है। जो इस देश में अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद। हम कहां आवाज उठा सकते हैं? सड़कों पे आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि संसद में नहीं बोलना दिया जाता है। मीडिया के अंदर आज बेसिक मुद्दों से डिबेट खत्म हो चुका है। आज जो लोगों के लिए कैसी जिंदगी बेहतर हो उस पर कोई डिबेट नहीं है।
डिबेट सिर्फ है तो कम्युनलिज्म पे है, आपके नफरतों पे है। भगवान राम की मंदिर अब बन गई, वो मुद्दा वही खत्म हो गया। उस मुद्दे को बार बार बरगला के लोगों को धर्म के नाम पे जुड़ाया जाता है। एक तरफ ओवैसी साहब मुसलमानों को भड़का रहेंगे, एक तरफ ये हिंदुओं को भड़काएंगे। हुसैन साहब किसका है? भारत का है, हमारे देश का है। मोदी साहब का कहना है, बीजेपी का कहना है, मोदी साहब का कहना है कि इंडिया अलायंस गठबंधन गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। गठबंधन गठबंधन, आज भी मोदी साहब ने केरल में यह भाषण दिया कि इंडिया अलायंस यूनाइट तो हो गया, फॉर्म तो हो गया, मगर उनका एक ही काम है कि सनातन धर्म और हमारे जो सनातन धर्मियों का सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, चाहे वो सरस्वती के अपमान करना हो, चाहे वो सीपीएम सीताराम येचुरी जी कहना है कि हम राम मंदिर में बॉयकॉट करते हैं, चाहे वो शरद पवार साहब का कहना है कि राम मंदिर छोड़ के मोदी साहब के पास कोई मुद्दा नहीं है, ममता बनर्जी जो आपके तमिलनाडु के साथी है, जूनियर स्टालिन कहना है कि सनातन धर्म में डेंगू मलेरिया है। तो लगातार मौर्य जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, आलोचना करना भगवानों का। तो ये मोदी साहब का कहना है कि ये टोटल इंडिया अलायंस का एक ही एजेंडा पर चल रहा है कि सनातन धर्म में जो विश्वास करने वाले हैं उनको ठेस पहुंचाना, उनके हृदय को ठेस पहुंचाना, उनके विश्वास को ठेस पहुंचाना। बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल सही है उनकी बात भी, मैं उनकी बात को मैं मानता हूं। सनातन धर्म के अपमान करना इस देश का अपमान करना है, 80 करोड़ हिंदुओं का अपमान करना। मैं बार बार कहता हूं, ये सनातन इस देश की आत्मा है। चाहे वो खरगे जी के बेटा बोलते हो, चाहे वो स्टेलिन साहब बोलते हो, या कोई भी बोलता हो, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकते ना कांग्रेस पार्टी। मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं, मैं इस बात की निंदा करता हूं अगर कोई सनातन के इंसल्ट करता हो, सनातन के खिलाफ बोलता हूं, हम उस बात को कभी एडमिट नहीं कर सकते। तो हम आप राम मंदिर की दरवाजा किसी ने खोला तो हमने खोला है, कांग्रेस पार्टी ने खोला है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खोला है। शिलान्यास किया तो हम लोगों ने किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। ये आज मंदिर बन भी रही है तो कोर्ट के फैसले से बन रही है, अब क्यों इसमें भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूं, कल भी कहूंगा, भगवान राम सबके हैं, आपके भी हैं तो मेरे भी हैं, तमाम देश में रहने वालों के हैं। तो भगवान राम पे तो कोई मुद्दा खत्म हो गया। मैं कहता हूं उन मुसलमान भाइयों से भी कि तुम इस मुद्दे को खत्म करो, अब अपनी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ जाओ। जो तुम्हें इस नफरत के बीज में तुम्हें डुबाना चाहता है उसके मुंह पे थप्पड़ मारो और आगे बढ़ो। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें एजुकेशन बनना है, तुम्हें एजुकेशन बनना है, मौलाना आजाद को आइडल मानो, मौलाना आजाद के कदमों पे चलो, बनना है तो एपीजे अब्दुल कलाम बनो, ऐसे ख्यालात रखो। इन ओवैसी और इन चंद लोगों के बाद में आके अपने करियर को, अपने मुस्तकबिल को मत बर्बाद करो, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, ये सिर्फ तुम्हें धर्म और संकटों में डालेंगे जो पहले किया इन्होंने से। मैं इनकी इतिहास को जानता हूं, मैंने कई लाखों करोड़ों इतिहास इनका पढ़ा है, ये किस तरह से मुसलमानों को भी मारा तो हिंदुओं को भी मारा, किस तरह हैदराबाद निजाम के साथ मिलकर इन लोगों ने किस किस को कुचला है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं उससे गलना नहीं चाहता हूं, नहीं तो बात फिर एक बढ़ती चली जाएगी। मैं कहता हूं अपने आइडियल को बना लो, अब्दुल कलाम आजाद को अगर बनना है। मंदिर बन गई, तुम पे जो कलंक था सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे कलंक को साफ कर दिया। किसी मुसलमान ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है। उसमें कह दिया मस्जिद तोड़ना क्रिमिनल एक्टिविटी था, तुम्हारे बात को एडमिट कर लिया, वो मुद्दा खत्म हो गया। ना तुमने मंदिर तोड़ा, ना तुमने मस्जिद वहां पे तोड़ के बनाया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि तुमसे क्लीन चिट मिल चुका है मुसलमानों। अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए जो तुम्हारे एलिगेशन, मगर उस फैसले के कॉपी को कभी तुमने देखा नहीं। जो मंदिरों मस्जिद में घंटियां बज रही उसको मत सुनो, वो सुनो जो तुमसे कहता है, जो तुम्हारी किताब बोलती है, जो तुम्हारी तालीम बसती है, उसको सुनो। जो सुनो जो किताबों में लिखी है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है, उसको पढ़ो। इन नेताओं के बात में आके, उन मुल्लों के बात में आके अपनी जिंदगी को मत बर्बाद करो। मैं उन तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं मजान भाई। लेकिन अब नासिर साहब, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एवरीबडी शुड सपोर्ट व्हाटएवर यू आर सेइंग, लेकिन ओवैसी साहब तो इस मुद्दे को खत्म होने नहीं दे रहे। ओवैसी साहब हो, मौर्य साहब हो, एक और शख्स है वो भी समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, क्या नाम है उनका, जावेद कुछ ऐसा कुछ नाम है। उन्होंने माँ सरस्वती के बारे में न जाने क्या उल्टा सीधा बोल दिया। अब मेरा ये कहना है, मैं जो आपने बात कही ना, मैं पिछले 1.5 महीने से वही बात बोल रहा हूँ सर।
कांग्रेस को 542 की 542 सीटें लड़नी चाहिए। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई थिंक योर परफॉर्मेंस विल बी 10 टाइम्स बेटर देन इफ यू फाइट अलोंग विद द इंडिया अलायंस। मैं बोलता हूं आपको, आप अकेले जाइए, आप जैसी और कोई पार्टी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। इंडिया अलायंस में क्या कर रहे हैं आप, जी बताएं। बिल्कुल सही कहा ना, मैंने कहा ना हमें इंडिया अलायंस से बिल्कुल कोई बहुत नुकसान है, क्योंकि बहुत नुकसान सबसे ज्यादा नुकसान मैंने अभी कहा, अगर कोई नुकसान में है तो हम है। बिल्कुल है। इंडिया अलायंस, बिहार के अंदर हमारा पहले से अलायंस है, आप महाराष्ट्र में हमारा पहले से अलायंस है, तमिलनाडु में हमारा पहले से अलायंस है। आप बताइए बाकी हम अलायंस है कहाँ? आप जहां भी हम इंडिया अलायंस का वजूद बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक साथ हैं, भले थोड़ी सीट कम आ जाए मगर इस देश के हालात को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान के आइन पे जो हमला हो रहा है, आइन के मुखालिफ बोला जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम हो रहा है, उस चीज को रोकने के लिए हमें ये इंडिया अलायंस में आना पड़ा। वो आपको मैंने कहा मेरी सोच बहुत छोटी है, मेरी सोच इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इस पे उंगली उठाऊं, फिर भी हम बहुत नुकसान में। आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में हमारा कैडर मुरझा जाता है इस अलायंस से, हमारा कैडर बिल्कुल शांत है, मगर फिर भी इस देश को बचाने के लिए हमारे सबको जुड़ना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये एक छोटी सी संस्था से लड़ाई नहीं है, एक भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी लड़ना है, आपको ईडी से भी लड़ना है, सीबीआई से भी, यानी हर उस संस्था से आपकी लड़ाई। फाइट बेटर अलोन, यू विल फाइट बेटर अलोन। कांग्रेस हैज टू फाइट अलोन सर, यू कैन नॉट। जहां पर आपकी अलायंस पहले से, जैसे एमवीए है महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त है, बिहार में आपकी अलायंस है, झारखंड में आपकी अलायंस है, बहुत जबरदस्त है, वहां पे जरूर साथ में जाइए। लेकिन बाकी हर जगह पे, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मैं तो उत्तर प्रदेश के लिए भी कहता हूं आप अकेले लड़िए। मैं सच बोल रहा हूं, 2004 में जिस तरीके से आपको 20 सीटें मिली थी, याद होगा आपको, 20 सीटें मिली थी आपको 80 में से। ठीक है, बट द चॉइस इज योर्स, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं, लेकिन आपको इससे घाटा है सर। आप मेरी बात सुनिए। नहीं नासिर साहब, नहीं नासिर साहब, आप मेरी बात सुनिए। देखिए साहब, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसका जवाब क्यों दें जो स्टालिन ने बोला है या स्टालिन के सुपुत्र ने बोला है सनातन धर्म के बारे में? इसका जवाब कोई कांग्रेसी क्यों दे? मौर्य साहब जो समाजवादी पार्टी के हैं, इसका जवाब कांग्रेस क्यों दे? वो जावेद साहब जो हैं, जिन्होंने मां सरस्वती के बारे में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका जवाब कांग्रेस क्यों दे? आप बताइए ना मुझे, बोलिए सर। मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मेरे उन सवालों का हमने ऑफिशियली निंदा कर दिया, हमारी पार्टी ने निंदा करती है, हम उस बात के लिए कायम है ही। हमने दयानिधि मारन की बात को भी उतना ही निंदा किया जब उन्होंने दयानिधि स्टालिन है सर, उदयनिधि स्टालिन है, दयानिधि मरन नहीं है सर। दयानिधि मरन वो मरन साहब के बेटे हैं। उदयनिधि स्टालिन मारन ने भी, मैं सुन तो लीजिए सर, मैं जानता हूं आप कह रहा। बोलिए सर, बोलिए। दयानिधि मारन ने नॉर्थ इंडियन के खिलाफ जब बोला कि यूपी बिहार के लोग टॉयलेट साफ करने हमारे यहाँ, तो उसके खिलाफ हमने बेहतरीन निंदा की है, हमने हर न्यूज में बोला है हमने। इसी तरह हमने स्टेलिन के बच्चे के, हम इवन खरगे साहब के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके बच्चे के लिए भी हमने बोला है। इससे ज्यादा ऑफिशियली प्रवक्ता क्या बोल सकता है ना? मोदी साहब, मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गारंटी। मोदी साहब का गारंटी है, जो आपने कहा कि मोदी का गारंटी यानी गारंटी होने वाली गारंटी, मगर राहुल गांधी जी आपका जो कर्नाटक मॉडल है वो एक बहुत बड़ा शोकेस करने वाला प्रोजेक्ट है। कर्नाटका में आपके जो हिसाब से स्टैटिस्टिक्स है कि 1 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स को आपने जीरो बिल दे दिया है। 1 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स, कंज्यूमर्स को आपने 1 करोड़ को लो फ्री बिल, जीरो बिल दे दिया है 2023 में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये राहुल गांधी जी का गारंटी है। और जो हो गया, जो तो बार बार जो 2024 में उन्होंने लगी मोदी गारंटी, बिकॉज विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी जी जो गाड़ियां लेकर पूरे गांव गांव में घूम रहे हैं कि मोदी जी का गारंटी, ये आपका गारंटी है। सक्सेसफुली आपने इंप्लीमेंट किया। कर्नाटका एक शोकेस मॉडल है, आप मानते हो कि नहीं नासिर हुसैन साहब? बेशक यही कहते हैं, हमारी गारंटी है, हम जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। आपने बोला हम
अगर नासिर हुसैन बोलता तो ये अहमियत नहीं थी। अगर प्रदीप जी बोल रहे थे, बहुत बड़ी मायने है कि 1 करोड़ लोगों की बिजली जीरो हो गई। ये गारंटी, जीरो बिल सर, जीरो बिल 1 करोड़ लोगों का। ये कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा तो लोग कहेंगे कि प्रवक्ता है, ये तो बोलेगा, मगर एक मीडिया चैनल के 2 पत्रकार यहाँ पे एडमिट करते हैं कि वहां जीरो आए, तो ये हमारा काम है। जिस काम बोलता है, आप बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं गारंटी। हमने कहा हिमाचल में 500 में सिलेंडर मिलेगा, तो मिल गया। कर्नाटका में मिलेगा, मिल गया। तेलंगाना में महिलाओं को बस फ्री मिलेगी, मिल गया। तेलंगाना में बोला आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो गया, कैबिनेट ने बिल पास कर दिया। लोगों को बोला 500 सिलेंडर में मिलेगा, मिल गया। ये वादा होता है, ये जनता को भरोसा। मैं कहा न, कई बार जनता उन बातों को भूल जाती है, धर्म के चश्मों में ऐसी लिपट जाती है कि उनको वादा याद ही नहीं रहता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप बताइए, जहां मैं कहता हूं ना, धर्म के नाम पे इस देश के अवाम को एक करना बहुत आसान है, पर उनके अपने मुश्किलात के लिए एक करना बहुत मुश्किल है। जब वो आजादी की लड़ाई हो रही थी, तब भी वो बिखर गए थे। हर कोई अपने सल्तनत, अपने मसल को बचाने के लिए लड़ रहा था। देश के लिए कौन लड़ रहा था? 1908 के बाद जब गांधी आते हैं, तब ये देश की लड़ाई बंद। इसी प्रकार हम लोग अब दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को एक करना है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। जो हिमाचल में मिल रहा है, तेलंगाना में मिल रहा है, कर्नाटका में मिल रहा है, वही चीज महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, वही मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए, वही छत्तीसगढ़ में मिलना चाहिए, तो वही आपके तमाम दूसरे राज्यों में मिलना चाहिए। नासिर साहब, आपका ये ऐसा नहीं है, एक प्रदीप भाई, ऐसा नहीं है कि आज महंगाई लोगों को परेशान नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग बेरोजगारी से तिल करके परेशान नहीं हो रहे, सारे परेशान है। मगर धर्म एक ऐसा आईना है जिसमें सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें तकलीफात मालूम ही नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। उनको लगता है कि एक इंसान नासिर हुसैन को तकलीफ दे देने से 4 कुमार को फायदा हो जाएगा, तो ये इनकी भूल है। वो 4 कुमार भी उतना ही परेशान है जितना नासिर हुसैन परेशान होगा। ये इस देश के लोगों को हम समझा रहे हैं। ये न्याय यात्रा में उनको उनको हम पूरी तरीके से समझाने का काम करेंगे कि आपके साथ क्या बीत रहा है, आपके साथ आने वाला कल क्या होगा जब आपके पास रोजगार नहीं होगा। आपके घर में कैसे आपकी मुस्तकबिल बनाओगे, जब तुम अपने घर के बच्चों को कैसे पालोगे जब तुम्हारे पास रोजगार नहीं होगा। इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते हैं? आज आप चाइना की बात करते हैं, चाइना इस देश की जमीन पर बैठा है, कभी भारतीय जनता पार्टी के नमो से नाम नहीं निकलेगी। उनसे आप पूछेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगी। आप पूछेंगे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, कितनी चाइना कंपनी हिंदुस्तान में काम कर रही है आपको पता है? उनसे पूछेगा तो डेटा नहीं बता पाएंगे। कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेंबर इस हिंदुस्तान के कंपनियों में चाइनीज बैठे हैं, पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, उनके पास जवाब नहीं होगा। अच्छे चंद बात मैं कहता हूं, आप अपना प्रोपेगेंडा करिए, हमें मतलब नहीं है। आपके पास बजट है, आप मैन्युफैक्चरिंग, आपने अभी पूछ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं? हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ असेंबल हो रहा है, नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग है। आप देखिए ज्यादातर पार्ट्स बाहर से लाके यहाँ असेंबल करके फिर उसको री एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये मैं नहीं कहता हूं, आप हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट डेटा निकालिए, आपको शायद क्लियर हो जाएगा। शायद मेरे बात पे आपको एतबार ना हो, यकीन ना हो, मगर आप कल इसको आप रिसर्च करें तो आप देखिएगा कि इसमें कितना मैन्युफैक्चरिंग है। बट दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स, जो आप नहीं कह रहे। ये तो भारत सरकार ने कहा है साहब, ये आप थोड़ी कह रहे हैं। क्योंकि जहां तक मैं नहीं कह रहा, मैं देखिए साहब, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग है हिंदुस्तान में, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग है, आप कुछ और करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में ही जितनी MIDCs हैं वहां पर चले जाइए, आपको दिखेगा तकरीबन 50 to 60% साइट्स जो है वो खाली पड़ी हैं। नोबडी इज वर्किंग देयर। मतलब क्या है? मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग, एक मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में पूरे दूसरे इंडस्ट्री में लाता हूं। थोड़ा आप बताएं, वेसल फैब्रिकेटर सबसे ज्यादा हम बनाते थे, ऑयल एंड गैस कंपनियों को एक्सपोर्ट हम करते थे 2014 से पहले। अब वेसल जो सबसे बड़ी टैंक होती है, जो रेवेन्यू जनरेट करती है, आरामको, एटलॉग, बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनियों को हिंदुस्तान सबसे ज्यादा फैब्रिकेशन वहां सप्लाई करती है। आप देख लिये, हर MIDC में आप देखते होंगे बड़े बड़े टैंक हमारी सप्लाई होती थी, टाटा की गाड़ियां सप्लाई होती थी। ऐसा नहीं है कि हम पर किसी भी प्लेटफॉर्म को बनने में टाइम लगता है, क्रांति आने में टाइम लगता है।
हमने नेहरू जी ने जो वो सपना देखा था, वो धीरे कोई भी सरकारें आ जाए, चाहे कांग्रेस आए, भाजपा आए, कल दूसरा है, हर को उस रफ्तार को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने उस पे काम नहीं किया होगा और आने वाली सरकार नहीं करी, सारी सरकारें करती है। तो हमने जो बेस बनाए हैं, आप उस बेस पे काम कर रहे हैं, बेहतर काम है। हमारा देश अगर विकसित होता है तो इसमें पॉलिटिकल चीज नहीं है। मैं बार बार सुषमा स्वराज जी की मुझे वो बात याद आती है जब वो यूनाइटेड नेशन में बोलती है कि 2 देश एक साथ आजाद होता है, और एक देश IIM है, एक देश में IIT है, एक देश में इसरो है, और एक देश में आतंकवाद है, एक देश में भुखमरी है, एक देश में, तो उनके बातों को देखिए हिंदुस्तान कितना तरक्की करता है। तो हम पॉलिटिकल लड़ाई भले हो सकती है, मगर कोई एक सरकार हो चाहे दूसरी, मैं चाहता हूं ये सरकार भी हमारे देश को आगे बढ़ाती, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन नासिर साहब, आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया। नासिर साहब, चलते चलते इस बात का तो जवाब दे दें। आपने जो बात कही है वो पते की बात है। धर्म के ऊपर, लोगों को बिखराने के ऊपर, लोगों को एक दूसरे की गर्दन पकड़ने के ऊपर बड़े आराम से आप भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो वोट है वो तभी आएगा, यानी इंडिया अलायंस का वोट तभी आएगा जब आप बेरोजगारी के ऊपर, जब आप व्यापार के अभाव को लेकर के, जब आप छोटी छोटी दुकान और छोटे छोटे व्यवसाय जो ना जाने कितने लाखों की तादाद में बंद हुए हैं उसको लेकर के जब आप लोगों को एकत्रित करेंगे, तभी जाकर के वो लोग कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ देखेंगे। दैट इज योर मॉडल। अब आपका, आप देखिए साहब, ये क्लियर हो गया ना कि आपका मॉडल ये है, उनका मॉडल क्या है, सबको दिख रहा है। तो वो उनको कैसे लाओगे? आपके सवाल में ही जवाब है। मैं आपके ही सवाल को लेता हूं। आपने राहुल जी को इससे पहले देखा होगा, MSCB जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं उन तक पहुंचने का काम किया है, उनके काम और दर्द को समझने का काम किया है। किस तरह से एक कुली काम कर रहा होगा, किस तरह से एक फैक्ट्री में एक फर्नीचर कारपेंटर काम कर रहा है, किस तरह एक मैकेनिक काम कर रहा है, किस तरह फैब्रिकेशन में काम, वो तमाम लोगों को तक पहुंच रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं, उनकी परेशानियों को हम उन जो असंगठित है उनको हम एक कर रहे हैं, वही हमारी ताकत है। मैं कहता हूं हमारे पास कोई वोट बैंक नहीं कि उस धर्म का वोट ले लूं, उस धर्म, हम कह रहे हैं हमें पूरे हिंदुस्तान का वोट चाहिए। MSCB का जो असंगठित तमाम लोग इधर से उधर हो रहे हैं उनको एक करना है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत कोई भुला नहीं सकता है। अब महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको कोई छू नहीं सकता। मैं चाइना पे क्यों बोलना चाह रहा था, 174 चाइनीज कंपनी हिंदुस्तान में काम कर रही है। ये पार्लियामेंट का डेटा है जो पार्लियामेंट के अंदर ये रिकॉर्ड में है। ये अब 3560 डायरेक्टर है हिंदुस्तान के अंदर चाइनीज। ये बात करते हैं 2021-22 में इनकी $44 बिलियन का सिर्फ बिजनेस था, आज $95 बिलियन का काम कर रहे हैं। ये चाइना से बात करते हैं। एक और चीज आप भूल गए, एक और चीज बताइए सर, मैं भूला हूं। एक और चीज आप भूल गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस डेटा में नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। सुरक्षा के लिहाज से आपको शायद मालूम होगा कि तकरीबन जितने भी पावर प्लांट्स बने हैं पिछले 10 या 12 साल में, उसमें चाइनीज मशीनरी है, चाइनीज जनरेटर्स हैं। मैं बता, अरे पूरी बात तो सुनो सर। आज बीजिंग में बैठे बैठे, पूरी बात सुन लीजिए, बीजिंग में बैठे बैठे, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर। बीजिंग में बैठे बैठे चाइनीज जो हैं आपके पावर प्लांट को डाउन कर सकते हैं। इंडिया विल बी विदाउट पावर इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। द चाइनीज डोंट हैव टू डू एनीथिंग, रिमोट उनके पास है। और एंड आई एम सेइंग सो वेरी ओपनली विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो मुझे बता दीजिए। कश्मीर में पावर मीटर बनाने वाली कौन सी कंपनी है जो वहां पे लगा रही है? वो चाइनीज कंपनी है। गुजरात के अंदर जो कौड़ी के भाव में जो जमीन दिया गया, जो मैंने पहले भी कहा था, वो चाइनीज कंपनी है। आप सारे चाइना कंपनी को लाके यहाँ बैठा रहे हैं, जो हमारा कई सौ वर्ग मीटर जमीन कब्जा करके अपनी मिलिट्री को बैठा रखा है। वो हमें राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी सिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। उन्हें मालूम नहीं है हिंदुस्तान का। मैं कहता हूँ ना, मैंने जितनी कठिनाइयां देखी है, जितनी क्रांतिकारी हम लोग हैं, हमें लड़ना आता है। भले चंद स्टेट हार गए, पर हमारा जज्बा नहीं हारा है, हमारी हिम्मत नहीं हारी। हम इससे मुकाबला करने के लिए तैयार है। जब बोलते हैं ना, जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, क्या कब देखना इस आसमान का।
तो हम क्या उस बात है आसमान सर, के क्या कद को बात नहीं है। All the देखते, best, उस sir. आसमान के कद को नहीं देखते हैं सर, हम इनसे लड़ना जानते हैं। हर बहुत गांव, बढ़िया। हर गली और हर शहर में बनाएंगे प्यार और मोहब्बत की दुकान। I hope it happens. नमस्कार सर, जय हिंद, बेशक सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद. That of course is Mr. Nazir Hussain, very, very animated and passionate Nazir Hussain sir. But the only thing is, they have a huge, huge task ahead of them. And very frankly, I'll be, जो existing alliances हैं, जैसे MBA, प्रदीप जी, यस जैसे बिहार की अलायंस है, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। झारखंड की अलायंस है, ये सब अलायंसेस के अलावा आई थिंक कांग्रेस should fight alone everywhere. That's my opinion anyway. क्योंकि India alliance together, I doubt it. Anyway, let's ask Mr. Chintamani Kharkanis. He's with us.